नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जंग को शुरू हुए 6 दिन गुजर गए, लेकिन शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और मिडिल ईस्ट की सीमा पर ही लांघ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना को हथियार डालने को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही उन्होंने इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों को अपना सपोर्ट दे दिया है। ईरान ने भी शुक्रवार 6 मार्च को तेल अवीव समेत कई जगहों पर मिसाइल हमले किए। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। कुल मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। चलिए अब आपको इस जंग के बड़े अपडेट्स जल्दी से दे देते हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। इस छूट से समुद्र में फंसे रूसी तेल टैंकरों को राहत मिलेगी। अब कुर्द भी बोल देंगे ईरान पर धावा। सवाल यही है कि क्या कुर्द भी ईरान पर धावा बोलने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के लिए खुला समर्थन दे दिया है। अगर ईरान और इराक के कुर्द समूह इस युद्ध में शामिल होते हैं तो यह संघर्ष में किसी बड़े जमीनी बल की पहली सीधी भागीदारी होगी। इन कुर्द समूहों को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध का अनुभव भी है। तीसरा बड़ा अपडेट ये, ईरान ने तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभी बड़ा हमला बाकी है। हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी के टॉर्पिडो हमले से ईरान का युद्धपोत आइरिस देना डूब चुका है, जिसमें कम से कम 87 सैनिकों की मारे जाने की जानकारी मिल रही है। अब श्रीलंका ने ईरान के दूसरे जहाज आइरिस बुशहर को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे त्रिंकोमाली बंदरगाह ले जाने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के कुर्द लड़ाके अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमला करना चाहते हैं तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर को चुनने में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खामनेई का बेटा इस पद के लायक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि खामनेई का बेटा कमजोर है। नए नेता को चुनने में मुझे भी शामिल होना होगा, जैसे वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज के मामले में हुआ था। उन्होंने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का भी जिक्र किया है। इससे पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ईरान की सेना से सरेंडर करने को कहा। उन्होंने ईरान की जनता से भी कहा कि वो उठकर सरकार को हटा दे। ट्रंप ने कहा कि 1979 की क्रांति के बाद से जो धार्मिक सरकार ईरान पर राज कर रही है उसे खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड सेना और पुलिस से कहा कि वो हथियार छोड़ दें और अपने देश को वापस लेने में लोगों की मदद करें। ऐसा किया तो उन्हें बख्शा दिया जाएगा। इसके अलावा इस बीच अमेरिका ने कुवैत में अपने दूतावास को खाली करने का आदेश दे दिया है। गुरुवार रात से ही शुक्रवार के बीच ये प्रक्रिया होगी। दूतावास के कर्मचारियों को गुप्त जानकारी नष्ट करने और सीक्रेट सर्वर साफ करने का आदेश दिया गया है। इजराइल के सेना प्रमरीमीर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का सैन्य अभियान अब अगले चरण में जा रहा है। उनका कहना है कि अब ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि इस चरण में हम ईरानी शासन और उसकी सैन्य क्षमता को और कमजोर करेंगे। हमारे पास आगे और भी योजनाएं हैं जिनका अभी खुलासा नहीं करेंगे। शुक्रवार को ईरान के नए मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में कई धमाके हुए और दमकल कर्मी एक रिहायशी इमारत में लगी आग बुझाने में लगे रहे। ये हमले तब हुए जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इजराइल ने कहा कि तेहरान समर्थित इस संगठन ने युद्ध में शामिल होकर स्थिति को और गंभीर बना दिया। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि तेहरान ने तेल अवीव के केंद्र में मौजूद लक्ष्यों पर मिसाइल दागी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर उनके देश पर जमीनी हमला हुआ तो उसके दुश्मनों के लिए ये बहुत बड़ी तबाही होगी। उन्होंने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि हम उनका सामना कर सकते हैं। सऊदी अरब ने बताया कि शुक्रवार सुबह उसने अपने एक एयरबेस की ओर आ रहे 3 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। ये मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ भेजी गई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के हमलों में अब तक
तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और 638 लोग घायल हुए हैं। इनमें बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हुए नए हमले भी शामिल हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अली सीसी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लगभग आपात स्थिति में है और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो व्यापारी बहुत ज्यादा कीमत बढ़ाएंगे उनके खिलाफ सैन्य अदालत में केस चल सकता है। यमन में ईरान समर्थित हूती संगठन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि उनका समूह कभी भी ईरान के अंदर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो तुरंत जवाब देंगे। बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि राजधानी मनामा में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। इस हमले में संपत्ति को नुकसान हुआ है लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। इससे पहले इसी हफ्ते बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के ठिकाने पर भी ईरान की मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में 1230 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। ईरान में अब तक 1300 हमले हुए हैं। 14 मेडिकल सेंटर निशाना बने हैं। ईरान में कई जगह पानी और बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह किए हैं। ईरान बोला कि कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि यूएई की एतिहाद एवरेज 6 मार्च से कुछ फ्लाइट्स जो है शुरू करेगा। कुवैत में अमेरिकी दूतावास खाली कराया जा रहा है। सऊदी अरब ने ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराई। ट्रंप ने जंग के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का चीफ बदल दिया है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख पद से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि ओक्लाहोमा से सीनेटर मार्क्वेन मुलिन 31 मार्च से डीएचएस की जिम्मेदारी संभालेंगे। डीएचएस अमेरिका का एक अहम विभाग है जो देश की सुरक्षा सीमा की निगरानी, आपदा से निपटने और आतंकवाद के खिलाफ काम करता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 7वां दिन है। ईरान ने गुरुवार को बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी BAPCO पर मिसाइल से हमला कर दिया। इससे रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लग गई। हालांकि बाद में आग को काबू में कर लिया गया। बहरीन के राष्ट्रीय संचार केंद्र के मुताबिक BAPCO एनर्जीज की ये रिफाइनरी देश के पूर्वी तट पर स्थित सितरा द्वीप में है। ये राजधानी मनामा के दक्षिण में पड़ता है। अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है और रिफाइनरी का संचालन सामान्य रूप से जारी है। फिलहाल हमले से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाए जाने से वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ये है अब तक के बड़े अपडेट्स और इन अपडेट्स के साथ ही आगे भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि अभी क्या हो रहा है मौजूदा स्थिति में। लेकिन कुल मिलाकर 7वां दिन है। 7वें दिन भी लगी आग नहीं रुकी हुई है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। बल्कि तेल कंपनी जो बड़े बड़े हैं, तेल फैक्ट्रीज जो बड़े बड़े हैं, अब उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है।